अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। काफ़ी कुछ पॉलिटिक्स में हो रहा है और आज की बड़ी खबरें ज़ाहिर है आप सबके सामने हैं कि मियां नवाज शरीफ को एक रिलीफ मिला और बहुत बड़ा रिलीफ है एवान फील्ड रेफरेंस में। इस पर तो बात करेंगे ही करेंगे, पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे अहम मसला इकॉनमी, और हम इकॉनमी की वजह से बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार हैं और थे। पिछले काफ़ी अरसे से हम इस सोच विचार में थे आखिर आम आदमी, निचला तबका, मिडिल क्लास, इसका होगा क्या, क्योंकि मिडिल क्लास तकरीबन गायब होती दिखाई दे रही थी और हर आदमी परेशानी का शिकार था। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं उन्हें अपने पैसे में बड़े इनकम टैक्स और दीगर चीज़ों के मसाइल, और अब ये सुनने में आ रहा है कि एफबीआर ने जो बहुत अमीर तबका है उसके इनकम टैक्स के हवाले से छानबीन का फ़ैसला किया। वजारत तिजारत ये कहती है कि मुल्की बरामदात को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाएँगे। कैसे मुमकिन होगा, इस पर भी बात करेंगे। कुवैत के दरमियान सरमायाकारी के लिए 7 मुफाहमती याददाश्तों की मंजूरी, सऊदी अरब के साथ अहम मामलात वज़ीर आज़म के आज भी चल रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे अच्छी चीज़ है वो तब से हमने देखी जब आर्मी चीफ ने खुद इनिशिएटिव लिया। ये काम सियासी लोगों का है, लेकिन आर्मी चीफ ने इनिशिएटिव लिया तो बेहतर हुआ और डॉलर भी नीचे आया, कंट्रोल हुए मामला की, स्मगलिंग की बातें ख़त्म होती दिखाई दी। लेकिन अभी भी जो बड़ा मसला है वो है गैस की कीमतें, गैस का होना ना होना, ये बड़ा मसला है। सर्दियाँ हो तो गैस नहीं, गर्मियाँ हो तो लाइट नहीं। इंडस्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक बूम चाहिए पाकिस्तान को ताकि वहाँ पर रोज़गार के मौक़े बढ़ें और मुल्क के लिए एक्सपोर्ट के ज़राए बढ़ें। हमारा इन्हिसार इम्पोर्ट पे तभी ख़त्म हो सकता है या इम्पोर्ट पर मामलात कम हो सकते हैं या दबाव आ सकता है जब आप अपनी एक्सपोर्ट को बेहतर करें। उसके बाद जो खाने पीने की अशियाँ हैं, इन्फ्लेशन है, इसके कंट्रोल करने में किस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और आने वाली गवर्नमेंट के लिए क्या चैलेंजेस हैं, इस पर भी बात करेंगे। 3 माहिर मुआशियात हमारे साथ मौजूद हैं, अहम शख्सियात हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हारून शरीफ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आप तमाम हजरात का। डॉक्टर साहब डॉक्टर खाकान साहब, पहले सर आपसे, ये अमीर तबके के लिए इनकम टैक्स की छानबीन कोई नया मसला तो नहीं होगा? अमीर तबके को तो बड़ी टेंशन शुरू हो जाती है कि उनके मामलात की छानबीन हो तो फिर वो अपने जितने असासे हैं वो शिफ्ट करना भी शुरू कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, शायद आपकी तरफ से म्यूट है आपका माइक, मेरा ख्याल है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये तो आपने ही तय करना है कि कुछ सेक्टर्स इस मुल्क में अंडर टैक्स्ड हैं और कुछ सेक्टर्स इस मुल्क में टैक्सेशन के निज़ाम में उस तरह हैं ही नहीं। अब इसका नतीजा क्या है? आपकी एफपीआर टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो 8.5-9% है और ये स्टैटिक है पिछले 10 साल में इस लेवल पर। आपकी कम अज कम जो ये लेवल है वो 12 से 15% टैक्स टू जीडीपी इसलिए होना चाहिए बिकॉज आपने जिस तरह के टैक्सेस लगाए हुए हैं और जो आपके एक्सपेंडिचर नीड्स हैं। अब उसको करने का तो यही तरीका है ना कि आप ये तय कर लें कि आपने जो अंडर टैक्स्ड सेक्टर्स हैं उनके साथ क्या करना है और जो सेक्टर्स कर ही नहीं रहे आप प्रॉपर्टी टैक्स, उनके साथ क्या करना है। रियल एस्टेट एंड होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, इसके अलावा रिटेल, ये वो सेक्टर्स हैं जिनमें आपने जाना है। अब इसमें बहुत से लोग हैं जिनको पहले आपने टैक्स के नेट में लाना है, फिर आपने ये डिसाइड करना है कि जो इनकम्स लोग डिक्लेयर करते हैं आया वो काफ़ी हैं या नहीं काफ़ी हैं। वो भी शायद काफ़ी नहीं है बिकॉज बहुत सी रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत सा रिसर्च का अच्छा काम हुआ है। मेरे बहुत से दोस्त इस चीज़ पे एग्री नहीं करते, वो कहते हैं नहीं 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 बहुत सी रिसर्च होने वाली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में एक टैक्स गैप की रिपोर्ट है, उसको पढ़ेंगे, क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है, तो आपको मालूम होगा कि हर एरिया में सर्विसेज सेक्टर में 67% का टैक्स गैप है, मैन्युफैक्चरिंग में भी 46% का टैक्स गैप है, जीएसटी में भी एक टैक्स गैप है, इनकम टैक्स में भी 57% का टैक्स गैप है। इस रिपोर्ट को यूज कीजिए और इनके पीछे जाइए। एफपीआर भी यही कह रहा है। अब पाकिस्तान पे एक टडाट भी हुआ है। लोग कहते हैं पाकिस्तान पे काम नहीं हुआ, ये बिल्कुल गलत बात है। टडाट इज अ टूल दैट द आईएमएफ यूजेस व्हिच इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव, और जो पाकिस्तान की जो टैक्स का पूरा निजाम है बड़ा रिसेंटली हुआ है ये काम, और वो भी आपको बताएगा कि किस किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब पाकिस्तान ने टैक्स एग्जेम्पशंस किसी और ने नहीं लिखी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे में
जाके पढ़िए तो 2240 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस हैं जो हमने दिए हुए हैं। आप उसको जाके रिव्यू कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। अब अगर आप ये, और जो इस वक्त एग्री, रियल एस्टेट और ट्रेड और रिटेल है, उसका भी एक तखमीना एग्जिस्ट करता है। मैं तो मतलब बहुत हैरान हूं कि लोग कॉन्फ्रेंसेस में बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी पाकिस्तान पे तो कोई काम ही नहीं हुआ है। 700 और से 1000 अरब का ये भी रिपोर्ट एग्जिस्ट करती है। सो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि इसमें करना क्या है। जो एफपीआर अब करने की कोशिश कर रहा है नादरा के डेटे के साथ मिलके, और इस्लाम में जाके आई डोंट नो वो क्या करें, आई एम नॉट टू क्लियर ऑन दैट। तो वो जो कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर नादरा का डेटा मौजूद है, मेरी ट्रैवल्स हैं, मेरी स्पेंडिंग है, मेरे बिल्स हैं, तो क्या हम ये डेटा माइनिंग कर सकते हैं। यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। ये मैं क्यों कहता हूँ, देखिए ना, दो ही तरीके हैं। आपका जो इस वक्त जड़ है इस चीज की, वो पाकिस्तान का मालियाती खसारा है। ये 8000 अरब का इस साल का मालियाती खसारा 8000 अरब बोरो भी करवाएगा आपको। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन भी होगी क्योंकि 8000 अरब के नए नोट छपेंगे। और तीसरी बात यह है कि ये पाकिस्तान के डेट को ऐड करेगा। इसको सॉल्व करने का पहला तरीका हमने बात की, इसका एक दूसरा तरीका भी है और वो भी बिल्कुल होना चाहिए, और वो है पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर रिफॉर्म। ये अगले 5 साल का बड़ा क्लियर कट एजेंडा है। सारी रिपोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं। एक्शनेबल प्लान बनाइए। 5 साल में पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी 12 से 13% ले जाइए। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर इंप्रूव कीजिए। ठीक। आपको यही मुल्क फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक। हारून साहब, आपका भी कमेंट इस पे। कोई ऐसा तफसीली कमेंट नहीं है। ये चीजें सैकड़ों बार डिस्कस हो चुकी हैं, हम बार बार दोबारा कहते हैं। लोग हम पे एतबार तब करेंगे जब पाकिस्तान प्रैक्टिकली इसमें तब्दीली लाना शुरू करेगा, कुछ ऑटोमेशन करेगा। मेरी कुछ इंस्टीट्यूशनल साइड से ऑब्जर्वेशंस हैं कि एफबीआर का जो करंट स्ट्रक्चर है ह्यूमन रिसोर्स का भी और उनका टेक्नोलॉजी का भी, मेरा नहीं ख्याल कि वो तैयार है कि कोई ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कर सके। जब भी मैंने दुनिया में चेंज देखी है वहां पर आपको एक एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से इंसुलेट करके एक टॉप मैनेजमेंट में तब्दीली लानी पड़ती है, और ऐसे एक्सपर्ट्स को लाना पड़ता है जिनको वाकई समझ हो कि बाकी ममालिक ने कैसे किया है, जिनको समझ हो कि आपका एक्चुअली कहां कहां गैप्स हैं। ये जो रिपोर्ट्स हैं जिनका खाकान जिक्र कर रहे थे, आई कैन गारंटी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के 90% ने ना देखी है, ना पढ़ी है, और ना ही शायद पढ़ेंगे। सो ये जो रिपोर्ट डोनर्स खास तौर पे करते हैं, डोनर्स का एक मैंडेट होता है, मैं इसको 30 साल से करता आ रहा हूं, हमने पैसे खर्चने होते हैं, रिपोर्ट करनी होती है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आप रिफॉर्म माइंडेड एक्सपर्ट्स को लीडरशिप नहीं देंगे, पॉलिटिक्स से इसको अलहदा नहीं करेंगे, हम सिर्फ बातें करेंगे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। दुनिया में मैंने कहीं पर उसी मशीन से उसी गलती की उसी लोगों को दोबारा वही बात कहकर काम करते नहीं देखा है। आपको स्ट्रक्चर में तब्दीली लानी पड़ती है, फिर काम होता है। हाँ, हमें बिल्कुल इल्म है कि गैप्स कहाँ है, हमें बिल्कुल पता है नादरा का डेटा है। एक आपको पॉलिटिकल डिसीजन चाहिए कि हमने इसको चेंज करना है, और हुकूमत को विजिबली कुछ लीडरशिप के पीछे खड़ा होना पड़ता है। ये बातें सुन सुनकर मैं तो थक गया हूं कि ये एनालिसिस किया है एफबीआर ने, अब ये नई बात कर ली है कि 40 साल से जो काम नहीं हुआ ये आगे भी नहीं होगा। So this is what my brief comment is. डॉक्टर कैफ साहब, सर गैप्स का जिक्र किया, और अरबों हज़ारों अरब रुपए के गैप्स, फिर उसके बाद कंजम्पशंस हैं, ये सब सारी चीज़ें मिलाकर इकॉनमी पर बोझ हैं और टैक्स टू जीडीपी की रेशो बहुत कम कर देते हैं। क्या ये हमें पहले पता नहीं थे जो अब हम छानबीन करके ये पता करेंगे? शुक्रिया। वो पहले पता तो खाकान साहब ने, डॉक्टर साहब ने बता ही दिया कि हैं, पता है कहाँ कहाँ गैप्स हैं। हमने गैप्स क्रिएट किए हैं ताकि हम एक खास एलीट कैप्चर कर सकें, और अभी भी आईएमएफ का प्रेशर है, हमने कर्जे नए लेने हैं, वापस करने हैं। तो शायद कुछ लोग ये भी कहें कि आर्मी चीफ का प्रेशर है। तो चीजें, ये तो मैं मानता हूं कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, मगर विल नहीं है। अभी भी आप देखें, सिर्फ जो टैक्स नेट में है उन्हीं पे और टैक्स लग रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। मगर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डॉक्टर साहब ने कही, वो ये है कि एक्सपेंडिचर गैप, एक्सपेंडिचर को
आपको रैशनलाइज करना पड़ेगा, इतनी बड़ी गवर्नमेंट नहीं चलेगी। और दूसरी तरफ जो है आपने इंडस्ट्री चलानी है, आपने इन्वेस्टमेंट लानी है, तो उसके लिए स्किल गैप जो है उसको भी तो पूरा करना है। आप सिर्फ टैक्स रिफॉर्म्स जो हैं वो इकोनॉमी को सिर्फ ठीक नहीं करती, वो गवर्नमेंट को ठीक कर लेती हैं। आपको बिल्कुल डायरेक्शन अपनी एक्सपोर्ट्स का, वैल्यू एडिशन का, अपने जो नई पौध है उसको ट्रेन करने का, ये सारी चीजें हमें नजर आएंगी। तो एक आध चीज ठीक करने से नहीं होगा। अच्छा, बहुत सीरियसली 10-20 साल का प्रोग्राम देना पड़ेगा, जहां ये सारी स्ट्रक्चर जो हैं मॉडर्न लाइन पे लाने पड़ेंगे। 21वीं सेंचुरी के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, विल नहीं है। अच्छा खाकान साहब, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने अभी तक सही से डिफ्रेंशिएट करके ये सोचने की कोशिश नहीं की कि जिन पर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं वो तबका है यहाँ तो बेचारा उस सैलरी की बेस से ही नीचे आता है जो टैक्स में जाती है। तो वो जब टैक्स भरता है, वो कोई चीज़ ख़रीद ले, उसके बिल आ जाएं, उसके ऊपर जितनी कदगन लग सकती है हम लगाते हैं, फिर उसके लिए कोई रिलीफ हो तो ठीक, लेकिन जहाँ रिलीफ मिल रहा है वो सारे बड़े बड़े लोग हैं जिनको रिलीफ मिल रहा है। आप देख लें बिजली के बिलों पे इतनी भरमार रही, ये अभी गर्मियाँ गुजरी हैं, अभी शायद अगली गर्मियों में हो, इस सर्दियों में हमें फिर गैस के बिलों पर रहेगा ये मामला। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो चूंकि हारून भाई ने भी और डॉक्टर कैस साहब ने भी, दोनों मेरे सीनियर हैं, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स इस तरह रखे हैं कि अगर ये सारा कुछ हमारे पे एग्जिस्ट करता है तो ये हम रिसर्चर्स ही पढ़ी जा रहे हैं। सो अब इसको आगे कैसे चलाना है? देखिए, इसको बहुत ही अमली जामा पहनाने के लिए ना मैं फिर बड़ी इज्जत से ये बात सामने रखूंगा कि चूंकि मैंने ओवर अ डेकेड गवर्नमेंट में सर्व किया है, पाकिस्तान की इस रिफॉर्म प्रोसेस को पहला असूल ये होगा कि आप 3 से 5 साल का एक एफबीआर का चेयरपर्सन अपॉइंट करेंगे। क्यों नहीं हम एफबीआर में ये काम कर पाते? फिर आप एक टीम लाएंगे जिसमें जैसे कहा गया, बिल्कुल ठीक बात है, एक एक्सपर्ट्स जो दुनिया में ये काम कर सके हों और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट को समझते हों वो उसके साथ लगेगी। एफबीआर की जो अपनी टीम है उसको आपको प्रून करना पड़ेगा, री इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, प्राल को एज एन अदर इदारा खड़ा करना पड़ेगा। अगेन आपको उसमें अपॉइंटमेंट एज अ सीईओ करनी पड़ेगी, लेकिन हमें अमली बात भी करनी पड़ेगी। अगर ये सारा नॉलेज हमारे पास आ गया है तो अब अमली जामा कैसे बनाना है? प्राल जो है, जो पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन, क्योंकि ये बिल्कुल सही वर्ड यूज किया गया, ऑटोमेशन लिमिटेड है, उसका एक सीईओ लाना पड़ेगा, उसका एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाना पड़ेगा ताकि वो ये डेटा माइनिंग का काम दिन रात बैठकर कर सके। प्री पॉपुलेटेड रिटर्न्स होंगे पाकिस्तान के, हर एक को वो रिटर्न जाएगा। आपने अगर उस पर नहीं एग्री करना तो आप मुझे लिख के भेजिए गवर्नमेंट में कि जी ये मैं नहीं एग्री करता, मेरा तो ये ट्रैवल नहीं था, फिर हम आपसे बात करेंगे। अब उसका एक फियर फैक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, लोग बाहर से लाने पड़ेंगे। जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी से प्रोफेशनल काम नहीं लिया जा सकता, पर एफपीआर स्लाइटली डिफरेंट, बिकॉज इसके जो लोग हैं हमेशा रहे हैं इसमें आपको ऐसे लोग जरूर लाने पड़ेंगे जिसके गैप्स एग्जिस्ट करते हैं और वो ट्रांसफॉर्मिंग सोच भी रखते हो और ट्रांसफॉर्म करने की सख्त भी रखते हो। तो एक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इस स्ट्रक्चर में हम जो सारा रिसर्च और डेटा हमारे पास आ गया है, और देखिए ना, कुछ पाकिस्तान की कामयाबियां भी हैं। नादरा इज अ वेरी सक्सेस स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। चाहे हमने सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ये काम किया और डेटा माइनिंग हमने वहां पे कर ली है, डेटा हर एक का हर चीज का एग्जिस्ट करता है, फैमिली ट्रीज भी एग्जिस्ट करती हैं। सो यू डू हैव अ लॉट ऑफ डेटा दैट यू नीड टू नाउ इंटीग्रेट एंड मूव फॉरवर्ड। अब आपकी दूसरी बात, इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करना ऑफ कोर्स बहुत आसान है, विदहोल्डिंग मोड में कलेक्ट करना और ज्यादा आसान है, इंपोर्ट स्टेज पे कलेक्ट करना और ज्यादा आसान है। सो हम इसीलिए उसकी तरफ जाते हैं। ये जो बाकी गैप्स मैंने बताए हैं, इनमें वो काम करने की जरूरत है जो डेटा माइनिंग, प्री पॉपुलेटेड, ऑटोमेशन। पर इसके साथ साथ एक बात और याद रखिए कि टैक्स को देने को आसान भी बनाना जरूरी है। बस हम वन विंडो पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इसलिए याद है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो इसकी पहली क्लियरेंस जब हो रही थी और नहीं हो पा रही थी, तो हमने एक डेवलपमेंट लिंक्ड इंडिकेटर के थ्रू ही की थी कि कस्टम्स में हम ये चीज लेके आए। सो ये काम तो अब आपको 5 साल में विद अ पर्टिकुलर टीम जो कि तब्दील ना हो ये रहा है कि आप 7-8 चेयरमैन पिछले 3 साल में चेंज कर देते हैं, बिकॉज रिटायरमेंट के करीब जाके वो बनता है और फिर किसी वजह से कुछ तब्दील भी हो जाते हैं। थोड़ी सी आपको ये टास्क देकर उनके साथ ये तय करना पड़ेगा कि व्हाट इज योर फॉरवर्ड path forward। बहुत से लोगों को समझ आ गया है। Of course you want to move more into direct taxation, get rid of the withholding taxes, the burden of on businesses, और of course manufacturing पर लाइटर जाना चाहते हैं और बाकी टैक्सेस को उठाना चाहते हैं। इसमें तो मतलब बड़ी क्लैरिटी है मेरा ख्याल है हर एक को। अब ये टीम आपने पैदा करनी है, सही कह रहे हैं डॉक्टर हारून साहब भी और डॉक्टर साहब भी।
अच्छा हारून शरीफ साहब, बात आपने जो इम्पोर्टेंट की उस पर सारे डिस्कस कर रहे हैं। सर ऑटोमेशन की आपने की, नादरा इज़ अ सक्सेस स्टोरी, बिल्कुल ठीक समझ आता है। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करना आसान है, बता दिया डॉक्टर खाकान साहब ने भी, और कैद साहब से भी मैं इस पर बात करूँगा। लेकिन सर ये जो रिफॉर्म्स के नाम पे हम 4-5 बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत लंबे अरसे से आप हम सारे डिस्कस कर रहे हैं, ये जो 4-5 चीज़ें हैं, क्या रिफॉर्म्स के नाम पे, एफबीआर के रिफॉर्म्स के नाम पे, ये बहुत मुश्किल काम है सर? आप तो खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी रहे, तो ये क्या बहुत मुश्किल काम है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि रिफॉर्म करना कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, आप मुझे बताएं कि रिफॉर्म करने का इंसेंटिव क्या है। अगर आपने पावर में आना है और आपने, कुछ लोगों ने यू जस्ट स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, इससे मिल लिया इससे मिल लिया, द रियल पीपल एंड द रियल जो प्रॉब्लम्स हैं और इश्यूज हैं वो आपके पावर स्ट्रक्चर में अगर मैटर नहीं करते हैं तो आप रिफॉर्म नहीं करेंगे। आप जब कहीं फंसते हैं पिछले 40 बरस से अपनी जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को यूज करके एक बेल आउट ले लेते हैं तो आसान रास्ते हैं, आपका पावर स्ट्रक्चर कुछ सालों के लिए फिर से आपको मिल जाता है। देखिए, ये तो एक बड़ा तवील एक सफर है जिसकी सिमत आपने बनानी है कि हमने अपने पैरों पे खड़े होना है। हमें कोई बाहर का आदमी आके रिफॉर्म नहीं बताएगा। इट्स ए शेम कि आपको वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट आके कह रहा है कि आप रिफॉर्म कर लें, जो कि ना उसका काम है, वो एक लेंडर है। तो लेंडर को पॉलिसी स्पेस हमने इसलिए दी है कि हमने खुद अपना कोई होम ग्रोन रिफॉर्म का प्रोग्राम नहीं बनाया। और और सर वो वो क्यों नहीं थोड़ा बनाया ट्रस्ट कि हमारे डेफिसिट भी हो सियासतदान गया के ना, पास इंसेंटिव लेंडर नहीं के है। साथ ट्रस्ट डेफिसिट भी हो गया ना। हम उन्हें ले तो लेते हैं, आईएमएफ हो गया, और ये उनका ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से हम बार बार कहते हैं जी आईएमएफ सख्तियां कर रहा है, तो वो करेगा। जी, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो लेंडर्स हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, एनालिस्ट भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन उनको पॉलिटिकल इकोनॉमी को समझने की जरूरत है कि रिफॉर्म करने का जब तक लीडिंग एलीट के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा खुद से। रिफॉर्म अंदर से आता है, रिफॉर्म कोई ऊपर डंडे से नहीं करवाता है आपको, कि उनको पता चले कि अब ये ढांचा नहीं चल सकता, इसको हमने बदलना है। हमारे अंदर बदलने की सलाहियत नहीं है। जो विल ये होती है कि आप लोग लाते हैं जिनको ये काम करना आता है और डेलीगेट कर देते हैं, उनको टारगेट्स देते हैं। देखिए, हम तो वो कौम है जो हम सिर्फ एमओयू साइन करते हैं, बड़े बड़े नंबर अनाउंस करते हैं। वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि जी मेरा इन्वेस्टमेंट टारगेट इतना है, उसको करने के लिए ये 5 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर ये नहीं कर पाते तो इनको 3 साल का या 5 साल का मैंडेट है, हम इनको अकाउंटेबल होल्ड करेंगे। ठीक। जब हम माइक्रो मैनेज सियासी तौर पे करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं चलता। ये रिफॉर्म इदारों से होती है। इदारे ऐसे लोग लीड करते हैं जिन पे मार्केट एतबार करती है, जिनको जिनको दुनिया जानती है। इसके बाद रिफॉर्म का, और उनको पता चलता है कि सियासी एलीट विजिबली उसके पीछे खड़ी है। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये काम करने के लिए जब तक सियासी एलीट में या रूलिंग एलीट में एक इंसेंटिव नहीं आएगा कि अब हमने ये काम करना है, तब तक ये काम आगे नहीं चल पाता। डॉक्टर कैद साहब, एक काम तो हमारे यहाँ हो नहीं सकता, और वो है पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट एफबीआर के हेड की, तो ये तो नामुमकिन ही समझें। तो इसके बाद रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या पैरामीटर्स इख्तियार हो सकते हैं? देखें, मेरा ये ख्याल है कि बहुत जरूरी है। आप देखें, एक पैरामीटर तो इन्होंने अभी कर दिया कि वो एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड बनाया है जिसमें मिलिट्री एलीट और पॉलिटिकल एलीट को साथ लिया है, मगर ब्यूरोक्रेसी को बीच में से निकाल दिया है। तो मैंने आपसे पहले अर्ज की कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो मैं एग्री कर रहा हूं अपने दोनों कुलीग्स के साथ कि फैसला ये करना है आपकी पॉलिटिकल एलीट को, मगर जब आपने पॉलिटिकल लीडर्स को बाहर से बुला लेना है, उनके केसेस खत्म कर देने हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ऑनेस्टली सारी चीजें चलाएंगे। मेरा ख्याल है कि आपको जो ये रिफॉर्म्स एफबीआर में चाहिए और ब्यूरोक्रेसी में चाहिए, वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में भी चाहिए। इन द एंड ऑफ थिंग्स आई बिलीव के जो इंडस्ट्री है और इंडस्ट्रियल लीडर्स हैं, उनको इस रिफॉर्म के अंदर ओनरशिप देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे
ये फैसला करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी जो है वो टैक्स के साथ लिंक्ड है या टैक्स से अलावा भी आप कर सकते हैं। आई एम प्रीटी श्योर के मॉडल्स मौजूद हैं, बट एट द सेम टाइम शायद हम दूसरे मुल्कों के एग्जाम्पल्स नहीं लेते। हम अपनी मिडिल क्लास में से जो बड़े बड़े अच्छे ऑनेस्ट और कैपेबल लोग हैं उनको टास्क नहीं देते। हम इंडस्ट्री से, ब्यूरोक्रेसी में भी होंगे, चीज़ों को हम हमेशा से पिक करते हैं उन लोगों को जो या तो नालायक हैं या करप्ट हैं और वो वेस्टेड इंटरेस्ट पे, तो फिर नहीं चलेगा। ये कोलैश जो है वो और आगे आ जाएगा। हमें फेज आउट करना पड़ेगा उन लोगों को जिन पे कोई ना कोई सही या गलत केस है। अच्छा सर, मैं एक ब्रेक लेता हूँ, फिर आता हूँ। ज़रा आपने बिल्कुल ठीक कहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी, स्ट्रक्चर भी, रिफॉर्म्स पॉलिटिकल भी हमें चाहिए, लेकिन क्या वज़ीर ख़जाना एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लान पे नज़र रखे, ना कि छोटे प्लान करके और रिजल्ट्स लाकर और फिर अगले टाइम के लिए उन रिजल्ट्स के नुकसानात हों। जैसे जीडीपी आप ठीक कर लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो मामलात अलग हों। हम कर्ज लेके कुछ चीज़ें ठीक कर लें, फिर वो लॉन्ग टर्म में हमें परेशानी दें। हम लॉन्ग टर्म बिजली के हवाले से प्लान ना करें, सोलराइजेशन पे ना जाएं, गैस के नए ज़राए, मुतबादिल ज़राए तलाश करने में हम अभी तक परेशान हैं। तो ये सारी चीज़ों पर भी एक ब्रेक से वापस आता हूँ तो इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। ज़रा बात करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर भी बात की। डॉक्टर कैस साहब ने भी कहा कि उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें सोच विचार की ज़रूरत है। हमारे वज़ीर ख़जाना के हवाले से कुछ चीज़ें हैं जिस पर मैं इनसे डिस्कस भी कर लेता हूँ। 6 बड़े मसाइल की निशानदही की है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। उसमें ये कहा गया है जी कि मुमकिन इस्लाहत पर मबनी ये रिपोर्ट है कि ह्यूमन कैपिटल के बहरान का सामना है पाकिस्तान को। इंसानी वसाइल कम इस्तेमाल पैदावार और तरक्की को मुतासिर कर रहे हैं, और 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे स्टैंडिंग का शिकार हैं। उसके बाद 2 करोड़ से ज़ायद बच्चे स्कूल से बाहर, जबकि 10 साल से कम उम्र के 79% बच्चे पढ़ने की सलाहियत से महरूम। फिर माली खसारे बुलंद तरीन है हमारे। 2022 के अख्ताम तक जो खसारा था 22 साल की बुलंद तरीन सतह 7.9% पे था। फिर जो कर्जा है उसकी मुकर्ररा कानूनी हद से ही वो बढ़ चुका है, वो 78% की बुलंद तरीन शरह पर रिकॉर्ड हुआ है। अदम तसलसल पॉलिसीज़ का, सरमायाकारी बरामदात का फुकदान, ज़रई शोबा गैर पैदावारी और जमूद का शिकार, जबकि ज़रई शोबे के अंदर जो लेबर है वो 40% है और जीडीपी के करीब जो उनका है इनपुट वो 23% के करीब है। और बड़ी अजीब चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों के साथ उन्होंने कहा है जी जो इन्हिसार है ना तवानाई पर, वो नाकाबिले इन्हिसार है। जो तवानाई पर आप बिल्कुल इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि शोबा एक तो मईशत पे भारी पड़ रहा है और दूसरा ये गैर मौसर है। सरकारी मशीनरी को भी गैर मौसर करार दे दिया उन्होंने। तो जी डॉक्टर खाकान साहब, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए ना, पहले तो ये डिसाइड कीजिए कि जिन मुल्कों ने तरक्की की है उन्होंने क्या किया था, शायद इससे हमें फ़ायदा हो जाए। तो 2-3 मुल्कों की मिसाल ले लेते हैं। 1990 में जब इंडिया की तरक्की का अमल शुरू हुआ और उन्होंने ब्रेक अवे किया IMF डिपेंडेंस से, तो उन्होंने एक कोर टीम बनाई। 2 हज़रात का नाम बहुत, चूँकि एक हमारे इकोनॉमी, दोनों ही हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि थिंकर थे इस सारी के पीछे। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा जो उनकी फाइनेंस की स्पीच थी एज मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया मॉन्टेक एहलुवालिया ने, जो कि उस वक्त के ब्यूरोक्रेट थे, और वो आगे लेकर चले। जनरल पार्क ने साउथ कोरिया में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। उन्होंने कहा कि किस तरह साउथ कोरिया को चलाना है। ली कुआन यू को देख लीजिए। अब ये सारा से आपको पता ये चलता है कि जब तक आप विद इन द कंट्री ऐसी लीडरशिप की सलाहियत नहीं पैदा करेंगे कि ये मसाइल को हल करें, तो वरना कोई भी अदारा 20 साल बाद भी आकर आपको यही बताएगा जो उन्होंने बताया। ये तो ऐसी चीजें हैं जो मेरे इकोनॉमिक्स 101 के स्टूडेंट को भी मालूम होंगी कि पाकिस्तान का मादी खसारा बहुत बड़ा हुआ है। सब बिल्कुल ठीक है। 40% स्टैंडर्ड चिल्ड्रन है, ये भी ठीक है। अब इसको आगे चलाने के लिए नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए देखें, इस वक्त जो मॉडल है मैं वो आपके सामने रख देता हूँ। आई थिंक कॉम समझ जाएगी। IMF को अभी चलाना है, अगला प्रोग्राम भी लाना है। वेरी सिंपल। मैक्रो स्टेबिलिटी यहीं से आएगी। आई एम सॉरी, अभी ICU से इकोनॉमी को निकाल नहीं सकते, लेंडर के ट्रीटमेंट में रहना पड़ेगा। नंबर 2, पाकिस्तान ने कुछ अच्छे काम किए हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली अभी करंटली, एनफोर्समेंट के थ्रू स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी-डॉलराइजेशन। इस पे एक एफर्ट किया है। इट्स अ गुड एफर्ट। इसको कोई उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं सर।
जी, उसके कुछ रिजल्ट्स भी आए हैं। इससे आपको ये पता चलता है कि जब स्टेट कुछ डिसाइड करती है ना, मैं बहुत सी चीजें कह सकता हूँ जो स्टेट ने डिसाइड की करने की, फिर वो उन्होंने किया। अभी डेवलपमेंटल पैराडाइम जो है ना, वो कंप्लीटली सिंक इन नहीं किया है स्टेट में। जिस पैराडाइम का हम जिक्र कर रहे हैं, वो जिस दिन करेगा तो आई एम होपिंग कि वो लोग ले आएंगे जो ये काम कर सकेंगे, जिसका मैंने जिक्र किया कि दीज वर अ फ्यू गुड मेन एंड वुमेन इन द वर्ल्ड जो विद इन स्ट्रक्चर्स जिन्होंने ये तब्दीली जो है वो कायम की। चाइना भी इसी तरह है, एक लीडरशिप चेंज हुई, वो नई लीडरशिप ने एक नई सोच के साथ पाकिस्तान को लेके चले। अब दूसरी चीज ये है, ये तय कीजिए कि ये जो बता दिए हैं ना, ये हम भी बताते हैं, फेडरल का क्या काम, प्रोविंसेस का क्या, ये HR HDI ये सारा काम प्रोविंसेस का है। प्लीज लेट द प्रोविंसेस डू इट एंड नॉट बॉदर द फेडरेशन टू डू इट। फेडरेशन का जो काम है वो फेडरल गवर्नमेंट को करना चाहिए, फिर लोकल गवर्नमेंट का काम है वो उनको करने दीजिए। को प्लीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर को क्लैरिफाई कीजिए, फिर डिसाइड कीजिए कि कैसे वो टीमें हर जगह जाकर काम करेंगी। इन दी अर्ली स्टेजेस पाकिस्तान में आप ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं कर सकते, पर आप उसको सप्लीमेंट कीजिए, एनर्जी में भी, प्राइवेटाइजेशन में भी, फाइनेंस में भी, FBR में भी। देखिए, कुछ कोर मास क्रिएट कीजिए ऐसे लोगों का जो आके ना सिर्फ लिख सकें ये प्लान, उनको आगे स्ट्रेटेजिकली सिंथेसाइज भी कर सकें, बट इम्प्लीमेंटेशन में भी राइट मदद मैन कर ऑन द सकें। राइट मतलब जॉब। मैंने जी वो कीजिए। मसलन ऐसा भी नहीं है, देखिए जब हम ये कोई काम, हमने 13-16 में ना ये डिसाइड किया कि हमने IMF का पहला प्रोग्राम, 20 प्रोग्राम फेल करके आ रहे थे, हमने करना है, यू नो, बिकॉज मैं कलीदी तौर पे इन्वॉल्व था इस वाहिद प्रोग्राम में। हमने एक टीम पुट टुगेदर की, हर जगह बंदे आइडेंटिफाई किए, कौन सी मिनिस्ट्री में कौन क्या काम करेगा, एंड देन वी वेंट अहेड। हम MEFP में ये पब्लिकली कहता हूँ, हम लिख के लेके जाते थे छठे फ्लोर क्यू ब्लॉक से, जब हम मिलने जाते थे दुबई में, हमें एक एक चीज बड़ी क्लियर होती थी, सिंथेसाइज्ड। क्यों? क्योंकि डेटा तो सारा हमारे पास है मुल्क का। जबरदस्त हर मुल्क ने यही किया है। अब आपका भी वो वक्त है, कि सब कर लें। ठीक कह रहे हाँ, हैं, अब वो वक्त आ हाँ गया कि कुछ कर लें। कर लें, अच्छा हारून साहब, बिल्कुल। सर अब हमारे वजीर ख़जाना के हवाले से क्या ये जो चीज़ें जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, कोई नई तो नहीं है, आपको भी पता है, डॉक्टर साहब दोनों हजरात को पता है, क्या वजीर ख़जाना को अदराक होना चाहिए आने वाले बंदे को, ऐसा बंदा जो कि शॉर्ट टर्म प्लान से ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे नज़र रखे, कि हमने वो विन विन सिचुएशन नहीं दिखानी कि GDP हमने इतना कर लिया तो ये कर लिया। ये देखें, दो तीन चीजें हैं। जहां तक जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है, वो बहुत अरसे से कह रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। वो अपनी रिपोर्ट्स के अंदर कोई डिलिबरेटली सोल्यूशन नहीं देते, सिर्फ इश्यूज को हाईलाइट करते हैं। उनके पास एक ही सोल्यूशन है कि आप हमसे मजीद कर्ज ले लीजिए। सो लेट्स बी वेरी क्लियर कि उनका वहां पे रोल क्या है। अच्छी रिसर्च करते हैं इश्यूज को, लेकिन डेटा सारा हुकूमत पाकिस्तान का इस्तेमाल होता है। आप देखिए, ये जो इश्यूज हैं पाकिस्तान के, जो कोर फॉल्ट